नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। गौतम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अवधारणा जो है वो संवाद में है और संवाद अभिव्यक्ति निष्पक्ष हो, लोकहित में हो, ये बेहद ज़रूरी है और इसके लिए विधानसभा, लोकसभा, लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है और अब कोरोना काल में पहली बार एक्चुअल मीटिंग होने जा रही है, सदन आहूत होने जा रहा है। तो इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है? नहीं, उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि वाकई में कोरोना के कारण बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत हुई हैं, प्रतिकूल हुई हैं। जैसा जिस तरह से संचालन होना था वो नहीं हो पा रहा है। कई बार विचार करना पड़ता है कि कहीं कोविड की दिक्कत ना आ जाए, कहीं ये परेशानी हो जाए। पिछली बार तो आपने देखा है हर हालत में 16 मार्च को हमारा बंद करने की बाध्यता हो गई, जबकि हमको और आगे तक जाना चाहिए था और वो बंद करना पड़ा। उस समय पीक तो सेकंड फेज का पीक आ रहा था। तो अभी कोरोना के पर चलाना है, ये एक्चुअल संसद ही हो, वर्चुअल शायद ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक्चुअल का एक अलग महत्व है। ठीक बात। और इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और संसद के हिसाब से देखें आप या विधानसभा के हिसाब से देखें तो जो एक्चुअल में आमने सामने में जो बातचीत का है वो शायद वर्चुअल में नहीं है। ठीक बात। और आज कितना भी इलेक्ट्रॉनिक आ गया, मीडिया आ गया हो, कितना भी संचार के माध्यम हो गए हों, कम्युनिकेशन के हो गए हों, पर मैं आज भी इस बात पर स्टैंड करता हूं कि जो मज़ा फेस टू फेस में हो वो फेसबुक में नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो फेस टू फेस जो डायलॉग्स हों वो लोगों के लिए नज़ीर बने। एक समय था कि कहा जाता था कि विधानसभा की चर्चाएं लोग सुनने के लिए विधानसभा के पास बनवा कर उसमें अंदर जाते थे, सदन में लालायित रहते थे। लेकिन देखने में आ रहा है कि थोड़ा भाषाई स्तर पिछले कुछ सालों में एक अपनी निम्नतम सीमा को छू गया है। भाषाई मर्यादा का कई बार उल्लंघन हुआ है। कहना चाहिए कि भाषाई व्याकरण बचा नहीं है। तो हमारे जो माननीय विधायकगण हैं वो लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप कार्य वार्तालाप करें, अपना कार्य और व्यवहार करें। तो ज़रूरत है कि अब उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो क्या ये विषय आपके संज्ञान में है? नहीं, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन होना चाहिए और जो समाज में जिन शब्दों का प्रचलन अमर्यादित माना जाता हो, हम उसे संसदीय या लोकतंत्र के मंदिर में उसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे, मैं हूँ या मेरे पिछले पूर्ववर्ती जो हमारे पीठासीन अधिकारी हुई हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर के इस बात का प्रयास किया कि इस तरह का कोई असंसदीय शब्द का उपयोग हुआ है, जो अमर्यादित है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको विलोपित करने का काम किया। हमने इस तरह दिशा में प्रयास किया कि अभी कौन कौन से शब्द इस तरह के हो सकते हैं, उनको भी ढूंढना, उनको संकलन करना। कुछ लोकसभा में हैं, उन शब्दों को निकाल के लाए। कुछ हमने अपनी तरफ से तमाम खोजबीन करके जिनको विलोपित करना पड़ा बार बार, उनको सब करके एक पुस्तिका छपवाने का काम किया। और वो अभी इसी सत्र में अपने विधायकों को वितरित करना, पब्लिक डोमिनियन में भी आएगी। लोगों को समझ में आएगा कि इन शब्दों को हम अमर्यादित मानते हैं। यदि समाज मानता है तो संसद में भी उसे हम संसदीय नहीं कहते या संसदीय मानेंगे और उसको अपने आप विलोपन की प्रक्रिया से निकलना होगा। होता यह है कि जैसे कोई माननीय सदस्य किसी शब्द का आवेश में, आक्रोश में, क्रोध में या कई बार तो जानबूझकर इन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। शायद उद्देश्य ये हो कि हंगामा हो, शायद उद्देश्य हो कि इससे हमारी TRP बढ़ेगी, शायद उद्देश्य हो कि उससे एक हमारा तत्काल मेरी पहचान बन जाएगी। ये भी सब कारण हो सकते हैं। तो कई बार तो आसंदी का ध्यान जाता है कि शब्द गड़बड़ हो गया, तो हम आदेश करते हैं कि इसको विलोपित करिए। कई बार ध्यान नहीं जाता, दूसरे बातों की तरफ हम सोच रहे हैं या कुछ विचार कर रहे हैं, तो किसी न किसी माननीय सदस्य को खड़े होकर कहना पड़ता है कि साहब ये
ऐसा संसदीय बोला आ गया, इसको डिलीट करिए। अपन विलोपन का आदेश करते हैं। अब पहले से ही उन शब्दों को जब हम प्रचलित करके लोगों को बता देंगे कि इन शब्दों को हम विधानसभा की कार्रवाई, तो शायद हमारे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जैसे वो शब्द मुंह से निकलेगा वो अपने आप विलोपन की श्रेणी में चला जाएगा, उसको लिखा नहीं जाएगा। जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि माननीय विधायक गणों की उपस्थिति अक्सर सदन की दीर्घा में देखने को नहीं मिलती है, तो आपने एक बड़ा स्ट्रिक्ट निर्णय लिया है कि भाई जितनी उपस्थिति उसी हिसाब से उनको भत्ता मिलेगा, मानदेय मिलेगा। तो ये सख्ती के पीछे की वजह क्या? ना, ऐसा करके तो नहीं, ऐसा नियम नहीं बनाया है, बस इतना जरूर किया है कि अभी जो विधायकों की उपस्थिति है तो अभी उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार देने जा रहे हैं। तो उसमें जो अपन नियम बना रहे हैं या बना ही डाला है, नियम ये बनाया है कि उपस्थिति भी एक पॉइंट होगा, उसके भी अंक के निर्धारण होंगे। उत्कृष्टता में विधायकों की उपस्थिति भी एक मानक होगी। एक मानक होगी, एक अंक होगा। जैसे 100 अंक है हमारे पास विधायक को देने के लिए 100 अंक, तो 100 अंक में से एक अंक का निर्धारण, एक अंक मतलब 10 अंक का या 5 अंक जो अपन ने तय किया, 5 किया है, 3 किया है, 2 किया है, एक नहीं कम से कम 20 अंक। एक मापदंड ये भी है। उसमें उपस्थिति मतलब पंजी रजिस्टर की उपस्थिति नहीं, उपस्थिति मतलब कार्रवाई में उपस्थिति, विधानसभा की कार्रवाइयों में उपस्थिति, वो भी गणना की जाएगी। उसके बाद उसको जो 10 अंक निर्धारित है या 5 अंक है, उस 5 अंक का उसको देना। तो वो उत्कृष्टता के लिए जब चयन होगा तो एक ही बिंदु होगा। एक तो ये किया है कि इससे थोड़ा सा लोगों को जो बनना चाहते हो, जो लगता होगा कि हम भी कभी उत्कृष्ट विधायक बन जाए, वो एक तो ये हो। दूसरा, केवल ये ऐसा करके कोई पारितोषिक हम करें या कोई हम उसको सर्टिफिकेट दें इसलिए उसकी रुचि पैदा होगी, ये शायद ठीक नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे रुचि पैदा होना नहीं। तो मैंने उसके दूसरे भी तरीके प्रयास किए हैं। और जैसे अभी होता क्या है कि लंच के बाद या ध्यानाकर्षण के बाद लगभग विभागों पर चर्चा शुरू हो जाती है, अनुदान मांगों पर हो जाती है, विषय में आ जाते हैं लोग, और उसमें दलों का समय आवंटित होता है। 3 घंटे, 3.5 घंटे, वो जो समय आवंटित करते हैं। अब उसमें जो समय आवंटित हुआ उसमें दलों की तरफ से सूची आती है कि ये विधायक बोलेंगे इसमें, ये विधायक हमारी तरफ से। अब उन्हीं को बुलवाना, जो सूची आई है उन्हीं को बुलवाना। तो जिनकी सूची में नाम आ गए और जिस विषय में हो रहा है वो समझ रहा है कि हमारे क्षेत्र की कोई बात होगी नहीं, तो शायद उसकी रुचि पैदा नहीं होती विधानसभा में और वो चला जाता है। इसलिए उपस्थिति जब उस समय, कई बार तो ऐसा होता है कि जिनका नंबर बचा है वही भर बचे हैं सुनने वाले, कोरम का अभाव हो जाता है और जो बोल चुके हैं वो भी चले जाते हैं। तो उसका तरीका मैंने छोटा सा ये किया कि भाई ऐसा यदि अवसर आता है तो उन लोगों की भी मौका देना जिनका नाम नहीं है उस सूची में, अलग से देना उनको, वो भी बोलें। या फिर कई विधायक अपने क्षेत्र की बात 2 मिनट 3 मिनट में कह डालें, मान लो उस विभाग से संबंधित कोई काम हो तो वो भी कह सकता है। इसीलिए पिछली बार मैंने इस प्रयास का परिणाम देखा कि शाम को एक दिन 6 बजे हमको लगता किसी विभाग की PWD या कौन सी चर्चा हो रही थी, उसमें शाम को भी 93-94 विधायक उपस्थिति थे, जो एक बड़ी भारी बात थी। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रयास उनका एक विधानसभा के प्रति जिस भाव से वो आते हैं उस भाव को बनाए रखना, जिससे विधानसभा उनकी उपस्थिति हो, इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो प्रश्न आ चुके हैं, जो शामिल हो चुके हैं, जिनको बोलने के अवसर मिलना तय है, उसके अलावा भी अगर संदर्भित विषय में और कोई सवाल है तो उसको तत्काल ले लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, इसको दृष्टिगत आपने ये निर्णय ले लिया। लेकिन इसको ऐसे कि कई बार नए लोगों को मौका नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। सदन में पता चलता है कि गिने चुने लोग ही बोलते हैं। अक्सर ये शिकायतें नए विधायकों के सामने आई हैं कि हमें विधानसभा में बोलने का अवसर ही नहीं मिला या उनके प्रश्न को स्थान नहीं मिला। तो नए लोगों को ज़्यादा बोलने का अवसर मिले, उनके अंदर एक विधानसभा को लेके एक ललक भी होती है, जिज्ञासा भी रहती है, तो उसको लेकर कुछ आपने सोचा है? अभी पिछले सत्र में ही मैंने एक नवाचार किया। जो हमारा प्रश्नकाल होता है 25 का, जिसको मौखिक तौर पर हम विधानसभा में रखते हैं, 25 प्रश्न आते हैं। उसमें से जब पूरक प्रश्न आते हैं करीब 15, 16, 17, 18 कभी निकल पाते हैं, ज़्यादा निकल भी नहीं पाते। उसके लिए प्रयास हमने ये किया कि इसमें लॉटरी जो सिस्टम है, तो लॉटरी में होता क्या है कि लॉटरी में तो किसी का आ जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल ये तारांकित प्रश्नों की संख्या 150-200 के ऊपर आती है।
पूर्व विधायक भी लगा, वो जो कई साल के वरिष्ठ विधायक वो भी लगाते हैं, उनका भी नाम निकल आता है। या कई बार एक नया विधायक का नाम निकला तो पीछे जो है दूसरे वाले नंबर वाला जो है वरिष्ठ विधायक का लगा हुआ है, तो उसका परिणाम ये निकलता है कि जब वो पहली बार के विधायक का प्रश्न आता है तो एक तो अगल बगल से वरिष्ठता का वो फायदा लेने के लिए हम प्रयास करते हैं कि उसके क्वेश्चन को हम पूरक के तौर पर खड़ा करें जी। तो होता ही है कि वो बेचारा पहली बार का विधायक है तो उसको ऐसा लगता है, एक तो हिचक हो सकती है, दूसरा उसको लगता है इतना वरिष्ठतम विधायक खड़ा होकर के पूछ रहा है, तो वो थोड़ा सा कई बार चुप हो जाता है। मैंने उसके लिए प्रयास किया कि नहीं, एक दिन केवल नए विधायकों के क्वेश्चन लिए जाएंगे, कोई दूसरा शामिल नहीं होगा। लाख उनके प्रश्न आए हुए हैं, मैंने उस दिन सारे नाम हटा दिए, केवल जो पहली बार के विधायक उनका क्वेश्चन लिया, उनकी लॉटरी निकाली। 60 प्रश्न थे इस तरह के, उसमें से 25 के निकाला, मैंने 8 to 25 1 to 25 से तो किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं उसमें। हाँ, ने 25 का ना केवल उन्हीं को कहा। और जब आसंदी में आया तो ये भी निर्देश दिया कि कोई भी वरिष्ठ विधायक इनकी मदद नहीं करेगा, कोई खड़ा नहीं होगा, इन्हीं को पूछने दीजिए, ये अटकते हैं, झिझकते हैं, मुझसे प्रश्न करें, मैं समय दूंगा और प्रश्न का उत्तर दिलवाने का प्रयास करूंगा, पर कोई मदद नहीं करेगा अलग से। उनको भी कहा कि आप किसी की मदद लेना मत, आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मुझे बताइए। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, कई विधायक उसमें नए नए इतना बढ़िया प्रश्न कर रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि ये पहली बार के विधायक हैं। एक अवसर उनको मिला, उस अवसर को उन्हें पूरा प्रयास किया कि इसको अवसर हमको आया, इसको खोना नहीं, ऐसी तैयारी करके वो आए थे। तो इस बार और क्या नवाचार करने जा रहे हैं इस सत्र अभी में? 3 दिन तो है ही है, नवाचार के लिए चल जाए यही बहुत है। प्रयास ये कि संचालन हो जाए, जी। जो विषय आए हैं या जो हमारा बिजनेस है वो पूरा हो। 3 दिन में क्या कर सकते हैं जी। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है, हालांकि आपके लिए क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, आप तो सदन के मुखिया हैं, सो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि सदन की जो समय सीमा है वो बहुत कम है। नहीं, उसमें मैं आपत्ति करता हूँ। लक्ष्मण सिंह जी का पत्र आया था, मैंने उसका जवाब दिया, वो पत्र मैंने डाल भी दिया, शायद पब्लिक डोमिनियन में आया हो। मेरा जवाब ये था कि विधानसभा के दिन गिनने के लिए हम 30 दिन करें या विधानसभा में काम करने के लिए घंटे गिने, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अभी लोकसभा चल रही ना 19 तारीख से, 10 दिन हो गया ना, तो गिनती तो 10 दिन की हो गई ना। काम जरा पूछो कितने घंटे का हुआ, मुश्किल से 4 या 5 घंटे का काम हुआ। तो 10 दिन चला करके 4 घंटे काम करना या 4 दिन चला करके 40 घंटा काम करना, तय ये करना है। यदि विधानसभा चलाना चाहते तो दिन की गिनती नहीं करें। आइए, हमने उनको भी आह्वान किया, आइए बैठ करके तय करते हैं। यदि वाकई में विधानसभा चलाना चाहते हो तो क्यों 6 घंटा चलावें हम, 11 बजे से 5 बजे ही क्यों चलावें हम, बीच में हम लंच ब्रेक क्यों करें, क्यों नहीं 5 को हम 10 कर लेते हैं, लंच ब्रेक को ख़त्म कर देते हैं। आइए ना, बहस करिए ना, और जितना तीखा सवाल हो सकता हो वो करिए ना, पर विधानसभा के भीतर करिए ना, बाहर करने से कुछ होना नहीं है। बाहर हो सकता है कि हमारी पब्लिसिटी बढ़ सकती है, हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये बाहर अच्छा विरोध कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि उससे जो कल्याणकारी निर्णय हो सकते हैं बाहर नहीं हो सकते, होना विधानसभा में। समाज के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, विकास के लिए जो कुछ निर्णय होगा विधानसभा के भीतर होगा। तो विधानसभा चलने देना, और प्रतिपक्ष की तो बड़ी जवाबदारी होती है। विधानसभा चलाया जाना वाकई में पूछो आप तो प्रतिपक्ष की ही जिम्मेदारी है विधानसभा चलाना, क्योंकि विधानसभा चलने से उन्हीं का फायदा, सरकार को कोई फायदा नहीं होना। विधानसभा चलने या न चलने से सरकार का शायद उतना फायदा नहीं होगा जितना प्रतिपक्ष का होगा। सरकार की तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी, नहीं तय भी होगी, और वो तो चल ही रहा, उनका काम चल रहा है। बजट भी पास हो जाएगा, अनुपूरक भी पास हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। कई बार विधानसभा में आप देखते बिना बहस के पास हो गया, तो सरकार का काम तो चल गया ना। पर आपका काम चलने का मतलब है कि प्रतिपक्ष की आवाज़ जनता तक जाए विधानसभा के माध्यम से, तो जब गंभीरता से, जिम्मेदारी से विधानसभा चलाने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न के सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार, सदन में प्रश्न करने का तरीका, इसको लेकर माननीय विधायकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूं मैं, और सदन की रिपोर्टिंग को भी लेकर मैं प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूं। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूँ। वो दोनों बातें मैं कर रहा हूँ।
वो जो मैंने कहा ना कि वो विधायक की उपस्थिति भी एक अंक है, जी। उसी तरह से सदस्य का आचरण क्या है विधानसभा में, बल्कि मैंने उसमें अंकों का निर्धारण कराया है कि वो प्रश्न किस तरह से पूछता है लिखित में, फिर विधानसभा के भीतर वो प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कैसे करता है, या मंत्री के जवाब आने के बाद उसका व्यवहार किस तरह का रिएक्ट करता है वो, इन सारे चीज़ों का मैंने उसमें जोड़ा है कि इन सारे चीज़ों को जोड़ करके, क्योंकि समग्र मूल्यांकन करना है, जो उत्कृष्टता का कोई हमको निर्णय करना, तो सारा समग्र आकलन होना चाहिए किसी व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का, जिस बात की हमने आए तो उसका इसी तरह से मेरी मान्यता है, या मैं जो व्यक्तिगत सोचता हूँ, और इसीलिए मैंने विचार करके रखा, कहा भी है लोगों से कि हमारा जो रिपोर्टिंग करने वाले हमारे पत्रकार बंधु हैं, एक बड़ा भारी स्तंभ हमारे लिए है वो, क्योंकि हम लाइव टेलीकास्ट कर नहीं रहे हैं, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है जी। तो जब तक लाइव टेलीकास्ट नहीं होता तो विधानसभा के भीतर क्या क्या कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई का जनता तक पहुंचाने का काम किसी को है तो आपको, इलेक्ट्रॉनिक को, प्रिंट को, इनको। तो आपकी ट्रेनिंग क्यों होना, आप तो कर ही रहे हो, रिपोर्टिंग कर ही रहे हो। कई बार होता है कि एक विषय को लेकर के हम उस विषय को जिस तरह से प्रस्तुत जनता के बीच में करते हैं, उससे कई बार समाज के भीतर इतना एक उथल पुथल मचती है, वो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होता। ठीक बात। तो उसमें भी पत्रकार की भी जिम्मेदारी है कि हम उथल पुथल मचाने वाला समाचार नहीं दें, हम समाचार सकारात्मक रूप से ले जाए। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई तारीफ करने वाला काम करो आप, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि सरकार की तारीफ हो जाए, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ हो जाए। इन समाचारों को परहेज करते हुए और भी माध्यम है, जैसा मैं विधायकों से कहता हूँ कि जरूरी थोड़ी कि गाली गलौज करके अपनी बात कही जाए। भाई व्यंग्य के बहुत सारे लहजे हैं भाई, बहुत सारे, न जाने कितना शब्दों का अटूट भंडार है व्यंग्य के माध्यम से, और उस व्यंग्य के माध्यम से कहो ना जो कुछ कहना है, और वो शायद ज़्यादा सार्थक होगा, बजाय ये कि आपकी कही बात को हटा दिया जाए। तो इसी तरह से पत्रकारों के लिए भी उनकी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, एक ट्रेनिंग हो। और मैं ऐसा नहीं कहता कि क्या आपको लिखना, ये नहीं ट्रेनिंग देना, केवल ये बताया जाना उनको कि आपके लिखने से पूरा एक जो तस्वीर है वो बिगड़ती हुई बन सकती है या अच्छी बन सकती है, तो वो तय आपको करना। हमारा केवल आपको कहना कि प्रयास यह करो कि मध्य प्रदेश की तस्वीर में दाग नहीं लगे, समाज में उथल पुथल नहीं हो, भूकंप मत पैदा करो, सुनामी मत पैदा करो, कम से कम एक अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयास करो। इसीलिए इसकी ट्रेनिंग होना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस प्रकार से कोरोना की विभीषिका के बाद, दूसरी लहर के बाद अभी तीसरी लहर की आशंका है, कोरोना का कहर कम हुआ नहीं है, उसमें एक्चुअल तौर पर सदन को आहूत करना, तो बहुत सारे एहतियात की ज़रूरत होगी। आप शुरुआती दौर से ही इसको लेकर काफ़ी सजग रही है मध्य प्रदेश की विधानसभा, आप स्वयं, तो इस बार में क्या क्या सावधानियां बरतनी? पहली सावधानी थी कि नो इंजेक्शन, नो वैक्सीनेशन, नो एंट्री, चाहे विधायक हो चाहे पत्रकार। हाँ, विधायक को भी करके रखा है। अब उसमें एक विधायक वाले में थोड़ा एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाहर मैं खड़ा होकर के रोकूंगा नहीं, हमारे कर्मचारी रोकेंगे, अधिकारी रोकेंगे, ये करेंगे। विधानसभा में जाना, यहीं पर वो जो विशेषाधिकार है यहीं पर खड़ा होता है। विधायक को वाक स्वतंत्रता का, विधानसभा में प्रवेश का उसका विशेषाधिकार है। जैसे विधानसभा आहूत हुई वहीं से उसका वो अधिकार शुरू हो जाता है। हम कैसे रोक पाएंगे उनको? रोकना असंभव हो जाएगा। यदि वो कर्मचारी खिलाफ विशेषाधिकार लगा देगा तो हालत खराब हो जाएगी। पर विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं होता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि आपको वाक स्वतंत्रता, माने मुंह की स्वतंत्रता है, आपके मुंह से बोलने की, हाथ पांव चलाने की नहीं। और जो निर्णय आया है वो शायद इसी दिशा की ओर इंगित करता है कि हमारा विशेषाधिकार जनता के लिए खड़े किए जाने सवाल को बोलने का है, वो करना। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये इस कोर्ट पे नहीं जाना पड़े अपने को, और 100% इंजेक्शन आपका हो जाए, क्योंकि आप एक प्रेरणा हो जनता के। एक है, जैसे कहते हैं ना कि हमको देख करके लोग सीखते हैं, यदि हमने लगवा लिया तो बहुत सारे लोग लगवा लेंगे। तो अच्छा, वो नामिनल है, अभी ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत कम विधायक, उनसे आग्रह करेंगे को लगा के हमें। नहीं लगा है, यदि किसी का नहीं लगा, जिनका प्रवेश जरूरी है, उनके लिए मैंने करके रखा है। बाहर वहाँ सेंटर खोलेंगे, उस सेंटर में इंजेक्शन लगवाइए, फिर भीतर आइए, ऐसा करके। बाकी विधानसभा में एक अच्छी खासी संख्या है विधानसभा के कर्मचारियों की, तो उन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका? 100% हो गया उनका।
हमारे विधानसभा के कर्मचारियों का 100%। जिस प्रकार से माननीय विधायक गणों के आवास को लेकर और अन्य कई सुविधाओं को लेकर, चूंकि वो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकतंत्र में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब भी उनकी सुविधाओं और सहूलियतों की बात होती है तो निश्चित रूप से कुछ नकारात्मक प्रश्न भी उठते हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनेताओं की जीवन शैली होती है, जितना ट्रैवलिंग है, जितना स्ट्रेस है, जितनी अकाउंटेबिलिटी है, जितनी जवाबदेही है, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, उससे वो बच नहीं पाते। तो उनको सहूलियतें मिलें, खासकर उनके रहने को लेकर, उनके आवागमन को लेकर, और यह बात आप बहुत भली भांति महसूस भी कर सकते हैं आज संदीप बैठकर। तो क्या इस दिशा में आप कुछ सोच रहे हैं? इसमें दो तरह की समिति है। एक सदस्य सुविधा समिति ऑलरेडी बनी हुई है, विधायकों के अधिकारों को लेकर, उनकी सुविधा को लेकर के और उनके जो वेतन, उनके लिए 3 समितियां हैं जी। एक सदस्य सुविधा एवं सत्कार समिति है, जिसमें प्रोटोकॉल उसका आता है, उसके प्रोटोकॉल को उल्लंघन हो रहा कि नहीं। एक सदस्य सुविधा जो सुविधा वाली जो जिक्र हो रही, एक वेतन भत्ता वाली है उनकी कि कब कैसा होना, और जहां वो एक नियम के भीतर या प्रक्रिया के भीतर वेतन भत्ता की समिति बनाना, ये विधानसभा की जिम्मेदारी है। और जहां उसका अध्यक्ष बदला या सभा समय से बदलेगा, साल 2 साल चलता है, इसके बाद बदल जाता है। और जहां फिर आप देखिए पत्रकारों को, हमारे मित्रों को, पहले ये देखो माननीयों का कमाल, अपने लिए बढ़ा एक पैसा नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, पर वो चूंकि समिति बनाना, हमने समिति बना दिया कि आपके उसमें तत्काल आया कि माननीयों ने कोशिश कर ली। उसमें जो प्रोटोकॉल है, विधायक का प्रोटोकॉल सीएस के बराबर का है, सरकार के सीएस के बराबर का प्रोटोकॉल विधायक का है। बहुत दिन से विधायकों की मांग थी कि हमारा न वेतन बढ़ाओ न भत्ता बढ़ाओ, हमको केवल सीएस के साथ जोड़ दो, उनका जब बढ़े हमारा भी अपने आप बढ़ जाए, मांग नहीं करनी पड़े। भाई यदि हमको इक्विवेलेंट रखा है तो जिस पद के इक्विवेलेंट हो, पीएस के पद हो, सीएस के प्रति हो, जब उनका बढ़ा तो हमारा भी बढ़ जाए। तो ये आपको ये बार बार मीटिंग नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, पर वो जहां हुआ तहां वो हो जाएगा। सत्कार प्रोटोकॉल है, सामान्य प्रशासन के कई बार आदेश निर्देशों के बाद उनके विधायकों के सम्मान में कई बार अधिकारी चूक करते हैं, कई बार कर। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, होता ये है कि विधायकों को तो वो किताब दी जाती है, सामान्य चिट्ठियाँ जो बनती हैं, सामान्य प्रशासन विभाग विधायकों को भेजता है कि ये प्रोटोकॉल के भीतर ये अधिकार आपको हैं या ये उनको करना चाहिए। तो हमको तो भेजते हो, जिनको प्रोटोकॉल का पालन करना उनको नहीं भेजते। माने कलेक्टर को भेजो, एसपी को भेजो, जिले के जो भी विभाग के मुखिया उनको भेजो, प्रोटोकॉल का पालन तो उनको करना। तो हमको आ जाता है, विधायक को आ जाता, उनको नहीं जाता। तो कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि प्रोटोकॉल है क्या। जी। और कई बार विधायक को भी नहीं पता चलता कि प्रोटोकॉल क्या है। तो मैंने देखा है कि वहाँ पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले विशेष अधिकार में आते हैं, और जबकि वो उस कोर्ट का नहीं है, वो प्रोटोकॉल एकदम से अलग है। विशेषाधिकार तो विधानसभा की कार्रवाइयों में जनता के लिए किए जाने वाली मांग के संगम में कोई रुकावट पैदा करता है, वो है विशेषाधिकार। पर हम कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर नहीं खड़ा हुआ, हमको बैठने को नहीं कहा, वो भी प्रोटोकॉल को उल्लंघन है, तो विशेषाधिकार नहीं है। और वो कोई समिति न होने के कारण ऐसा लगता है लोगों को कि हमारा संरक्षण कहाँ हो। इसीलिए मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि इस तरह से दोनों को अलग अलग करें। अध्ययन के लिए कमेटी बना दी है, उसको करो, विशेषाधिकार में कहाँ चीज़ें आनी चाहिए, प्रोटोकॉल में कहाँ आनी चाहिए, वो भी जल्द ही निर्णय करने वाला हूँ। और ऐसा करके उन दोनों भी समितियों को अलग अलग करना। वो समिति विचार केवल प्रोटोकॉल विचार करेगी कि उसका जैसे कोई शिकायत आए तो उसकी जांच करो, जांच करके देखेंगे क्या हो सकता है, ये करने का प्रयास। तो मंजिलें पैदा करो तुम, रास्ते पैदा करो, मंजिलें पैदा करो तुम, रास्ते पैदा करो। अब काम करने की जरूरत है, मत खुदा पैदा करो। काम करने के लिए सदन चले, कम समय में भी बहुत बेहतर काम किया जा सकता है, कम संसाधनों में भी बहुत बेहतर काम किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास में कुछ और नए स्वर्णिम अध्याय निश्चित रूप से जुड़ेंगे। इस बात से मध्य प्रदेश की विधायिका आश्वस्त रहे, कम से कम इस चर्चा को सुनने के बाद तो वो आश्वस्त हो सकती है। सर, तमाम सारे पहलुओं पे जिस अनुभव को
आपके जिस विचार को मैंने महसूस किया, हमारे साथ इतना समय आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सबको नमस्कार।